हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सीरीज के चौथे वीडियो में। 16वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने और उनके लगभग 300 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने विज्ञान में दो बड़ी क्रांति लाई थी। न्यूटन एक जीनियस थे। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स का वो हिस्सा जो हम सभी को स्कूल में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, को इन्वेंट किया था, जो उन्होंने सिर्फ अपने इमेजिनेशन और गैलीलियो गैलीलाई के एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत किया था। फिर होती है स्पेशल रिलेटिविटी के साथ आइंस्टाइन की एंट्री, जिसने, जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना, स्पेस और टाइम के नियमों और हमारे उसे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल डाला। सर आइजैक न्यूटन का मानना था कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है, एक स्पेस जिसमें कई अलग अलग तरह के घटनाएं घटती है और दूसरा टाइम जिसमें हमारा यूनिवर्स इवॉल्व करता है। ये एक शानदार छोटा सा मॉडल था जो कई सालों तक सही से काम भी किया, लगभग तब तक जब तक मैक्सवेल और उनके इक्वेशंस ने उन्हें चुनौती नहीं दी। मैक्सवेल और न्यूटन के आइडियाज में जो भेद मतभेद थी, उन्हें ठीक करने के लिए फिर आइंस्टाइन ने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, पहली बार सुनने में तो ऐसा लगता है कि स्पेस टाइम स्पेस और टाइम के बारे में है, बट ऐसा सोचने की गलती आप बिल्कुल मत करना। आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि स्पेस टाइम एक अलग ही तरह का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पेस और टाइम आधारित है। आइंस्टाइन एक क्लासिकल फिजिसिस्ट थे, जिस वजह से उनका मानना था कि फ्री विल जैसी कोई चीज असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और माइंड यू, ये सब क्वांटम फिजिक्स के आने से पहले था। आइंस्टाइन अपने स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट की मदद से कई चीजों का वर्णन बहुत आसानी से कर पा रहे थे, पर यह थियरी क्लासिकल फिजिक्स के होने के बावजूद भी बहुत डिफिकल्ट है और इसे ढंग से समझने में आज भी कई वैज्ञानिक स्ट्रगल करते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के कई कॉन्सेप्ट्स को हम क्वांटम फिजिक्स में भी उपयोग करते हैं। रिलेटिविटी ना सिर्फ स्पेस और टाइम के बारे में है, बल्कि एनर्जी, मास, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जैसी कई चीजों का वर्णन भी करती है। स्पेशल रिलेटिविटी के कई कॉन्सेप्ट्स को हम क्वांटम फिजिक्स में भी उपयोग करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस एंटी मैटर के बारे में आज हम जानते हैं कि वो विश्व की सबसे कीमती चीज है, इसके मौजूद होने का भी प्रेडिक्शन स्पेशल रिलेटिविटी ने क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मिलकर किया था। इतना ही नहीं, वर्चुअल पार्टिकल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसी कई चीजें हमें स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के संगम से ही मिलती है। और इसके साथ फ्रेंड्स, क्वांटम फील्ड थियरी ही एकमात्र ऐसी थियरी है जो 9 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर देती है। इतिहास में इससे पहले किसी भी थियरी ने इतने हैरतअंगेज सटीकता से प्रेडिक्शंस नहीं किए। लेकिन आइए अब हम जानते हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी ने किन हैरान कर देने वाले चीजों के बारे में हमें बताया है। स्पेस टाइम के अलावा इनमें से सबसे पहला आता है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने अपने सीरीज के पहले वीडियो में बात की थी, जहां हमने जाना था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। मैक्सवेल ने अपने इक्वेशंस की हेल्प से हमें बताया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म में बदल सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल की मदद से आज पावर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी किया जाता है, जिसे हम सब हमारे घरों में कंज्यूम करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैक्सवेल ने हमें सिर्फ ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटरचेंजेबल है, यानी हम एक की मदद से दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर स्पेशल रिलेटिविटी ने हमें एक नई और बेहतर तस्वीर दी। आइंस्टाइन के रूल्स के अनुसार किसी एक दृष्टिकोण यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो चीज हमें इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वही सेम चीज दूसरे दृष्टिकोण में मैग्नेटिज्म के रूप में दिखाई देती है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ना सिर्फ एक दूसरे से ही रिलेटेड है और एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, पर साथ में वो एक ही चीज को देखने का दो अलग अलग नजरिया है। अब ये सुनने में थोड़ा वियर्ड जरूर लगता है, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से अलग है, क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म इलेक्ट्रॉन या दूसरे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उनके मूव करने से जनरेट होती है। एक मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करता है, और हालांकि उसे प्रोसेस करके हम इलेक्ट्रिसिटी जरूर जनरेट कर सकते हैं, पर एक मैग्नेट सीधे तौर पर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता, राइट? मैक्सवेल की इक्वेशंस के मुताबिक जब एक चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जैसे ही हम उस चार्ज को मूव कराते हैं, वो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लगती है और साथ ही में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। लेकिन आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिलेटिविटी का कहना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फंडामेंटल रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे फंडामेंटल फील्ड को देखने का एक नजरिया है, और इस फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है,
जो खुद को मेंटेन करते हुए कई किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है। मैक्सवेल की भाषा में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक समय एक साथ बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कराती है और इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है और ये दोनों एक दूसरे को इंड्यूस करते रहते हैं और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। पर ऐसा सिर्फ चार्जेस के एक्सेलरेट होने से होता है, क्योंकि सिर्फ उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज असमान रूप से होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो भी समय के साथ स्ट्रॉन्ग होते चलता है। किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हमारे दृष्टिकोण यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है, ये समझने के लिए हम एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। इमेजिन कीजिए हमारे पास एक इमेजिनरी ट्यूब है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट की ओर फ्लो हो रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस राइट की ओर। इस ट्यूब में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस समान मात्रा में है और इसी वजह से इसका चार्ज न्यूट्रल होगा और इसी के कारण सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब अगर हम इस इमेजिनरी ट्यूब के बाहर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही एक्सपीरियंस करेगा। बट फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्जेस पर ही फोर्स लगाती है और इस वजह से हम अपने टेस्ट चार्ज को राइट की ओर थोड़ा सा पुश कर देंगे। अब हमारी मूविंग टेस्ट चार्ज एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगी, जिसकी वजह से वो हमारे इमेजिनरी ट्यूब से दूर जाने लगेगी। बट चीजें थोड़ी वियर्ड हो जाती है जब हम इसी घटना को टेस्ट चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। इस दृष्टिकोण से टेस्ट चार्ज का कोई मोशन नहीं होगा और इस वजह से उस पर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो फिर पहले केस में कैसे ये टेस्ट चार्ज हमारे इमेजिनरी ट्यूब से रिपेल हो रहा था? इस सवाल का जवाब मैक्सवेल जैसे जीनियस के पास भी नहीं था, जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया था। पर फिर हमेशा की तरह आइंस्टाइन अपने रिलेटिविटी के थियरी को लेकर आए हमारी जान बचाने। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि टेस्ट चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो पार्टिकल तो मूव नहीं करेगा, बट दूसरे चार्जेस जो ट्यूब में है उनकी स्पीड में बहुत बड़ी बदलाव आएगी। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेगेटिव चार्जेस की स्पीड कम हो जाएगी और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्जेस की स्पीड बढ़ जाएगी और इसके साथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वायर की चार्ज डेंसिटी में बदलाव होगा और उस पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और टड़ा, इसी चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो हमारे टेस्ट चार्ज को रिपेल यानी दूर पुश करेगी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऑपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सेम रिपेल नाम के नियम की वजह से। अब फ्रेंड्स, अगर आप अब तक मेरे साथ हो तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यही काम पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों नहीं हुआ? तो पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, पर दोनों चार्जेस सेम स्पीड से हमारे इमेजिनरी ट्यूब में फ्लो हो रही थी और इसी वजह से चार्ज डेंसिटी में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया और हमारी इमेजिनरी ट्यूब न्यूट्रल ही रही। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने के बाद आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी की मदद से एनर्जी और मास को भी यूनिफाई किया। E = mc² विज्ञान की वो सबसे ज्यादा फेमस इक्वेशन है जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है और यही इक्वेशन में छुपे रहस्यों से एटॉमिक बॉम्ब्स को भी बना पाना संभव हो पाया है। लेकिन फ्रेंड्स, इस इक्वेशन के साथ बहुत से कंफ्यूजन और गलत एक्सप्लेनेशंस भी आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इस इक्वेशन की मदद से हम मास को एनर्जी या फिर एनर्जी को मास में बदल सकते हैं और हालांकि ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। थोड़ा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन जो कि पूरी तरह से सही है वो ये है कि हम रेस्ट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एनर्जी शायद उनमें से एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम सभी काफी अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसे गहराई में सोचे तो आपको लगेगा कि हम एनर्जी को भी बहुत अच्छे से नहीं समझते। अक्सर एनर्जी को द एबिलिटी टू डू वर्क के रूप में डिफाइन किया जाता है, लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ मेजरमेंट पर बेस्ड है, यानी माप पर आधारित है कि कैसे हम एनर्जी के अमाउंट को मेजर करते हैं। एनर्जी को समझने के लिए हमें थर्मोडायनामिक्स यानी द साइंस ऑफ हीट एंड वर्क की मदद लेनी होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही यूज करके खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एनर्जी की यूज करके हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। एक है किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और दूसरा कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन E = mc² इक्वेशन ने इस डेफिनेशन में भी एक और चीज ऐड कर दी थी और वो था कि किसी बॉडी के पास अगर ज्यादा एनर्जी है तो उसके पास ज्यादा मास भी होगा। मास भी एक ऐसा टर्म है जिसे
उसे सिर्फ मेजरमेंट के बेसिस पर ही डिफाइन किया गया है और इसीलिए एक गर्म चाय की प्याली एक ठंडी चाय की प्याली से ज्यादा वजनदार होती है, क्योंकि गर्म चाय की प्याली का टेम्परेचर ज्यादा होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार उसमें ज्यादा एनर्जी है। एटॉमिक बॉम्ब्स में भी ऐसा ही कुछ होता है, जहां एक एटम अपने कुछ मास को न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया में एनर्जी यानी ऊर्जा में बदल देता है। E=mc² के ही मदद से हम मास को भी एक नया डेफिनेशन दे सकते हैं कि मास किसी ऑब्जेक्ट के टोटल एनर्जी का मेजरमेंट यानी माप है। मास इज नथिंग बट स्टोर्ड एनर्जी। लेकिन अब आपकी स्टोर्ड क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ये पूरे ब्रह्मांड को लेके होने वाली है खत्म इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी थियरी के बारे में जो आइंस्टाइन की सबसे मशहूर थियरी है और यही थियरी स्पेस के वो सभी ऑब्जेक्ट्स को बड़ी सटीकता से एक्सप्लेन करती है जो हम सभी को बहुत ही रहस्यमय लगते हैं। सो मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में जहां आप आइंस्टाइन की वर्ल्ड फेमस थियरी के बारे में जानोगे, जो थियरी मुझे भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।